नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई जाने वाली नई दीपमणिका संस्कृत पाठ्य पुस्तकम की हम एक सीरीज तैयार कर रहे हैं। और इसमें हम जो है आपके प्रत्येक पाठ को यहाँ बोर्ड पे पढ़ाएंगे और उसके सभी प्रश्नों को यहाँ बोर्ड पे सॉल्व करवा दिए जाएंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वह इस पुस्तक में सबसे पहले संस्कृत वर्णमाला है। संस्कृत वर्णमाला के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं और इस चर्चा में ही ये पाठ समाप्त हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, संस्कृत वर्णमाला बहुत ही प्यारा आपका ये टॉपिक रहेगा कि संस्कृत वर्णमाला में आपके जो दिया हुआ है हम उसकी चर्चा करते हैं। संस्कृत वर्णमाला में दो प्रकार के स्वर होते हैं। संस्कृत वर्णमाला में दो प्रकार के स्वर होते हैं और वो कौन कौन से हैं? एक तो है दो प्रकार के वर्ण हैं, एक तो है स्वर, एक है व्यंजन। यहां पर बात की जाए स्वरों की तो बेटा जी स्वर होते हैं 13, जबकि व्यंजनों की संख्या बताई गई है 33। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब स्वर की बात करते हैं तो स्वर जो हैं वह हैं आपके 3 प्रकार के। इसमें सबसे पहला बताया गया है ऋस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा बताया गया है प्लुत। कौन सा बताया है? प्लुत। लेकिन यहां पर आपकी पुस्तक में जो दिया गया है वो दिया हुआ है संयुक्त स्वर दिया हुआ है। ठीक है, ऋस्व, दीर्घ और संयुक्त, जबकि ये होते हैं ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। यहाँ संयुक्त क्या है? संयुक्त स्वर वर्ण होते हैं। ठीक है, संयुक्त स्वर वर्ण होते हैं। संयुक्त क्या होते हैं? जब ऋस्व और दीर्घ में से असमान स्वर मिल जाते हैं, यस, कौन से? असमान स्वर मिल जाते हैं तो संयुक्त वर्णों की संख्या दी जाती है। चलो, हमने जो पुस्तक में दिया है उसी के बारे में बात करते हैं। स्वर ऋस्व में होते हैं बेटा जी 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? ध्यान से देखिएगा। अ, ई, उ, री और लृ। और दीर्घ होते हैं आपके 4। कौन कौन से? अ का दीर्घ रूप आ, ई का ई, उ का उ, री का री, लेकिन यहाँ पर लृ का दीर्घ रूप नहीं होता है। दीर्घ रूप नहीं होता है। ठीक है जी, नहीं होता है। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं होता है? भाई नहीं होता है, व्याकरण में इसका कोई विधान नहीं है। तो संस्कृत वर्णमाला में हमने 2 प्रकार के वर्णों की बात की, स्वर और व्यंजन की। स्वर कितने होते हैं? 13 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। साथ में स्वर की बात करें, स्वर को जब हम बांटते हैं तो हमारे यहाँ टोटल 13 थे, उसमें से 5 को हमने डाल दिया ऋस्व में, 4 को डाल दिया दीर्घ में, बाकी 5 और 4 तो 9 हो गए। हमारे पास थे 13, तो बाकी जो है वो कहाँ हैं? तो 9 और 4 13। संयुक्त स्वर वर्ण भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, औ। ये 4 क्या हो गए? आपके संयुक्त स्वर वर्ण हो गए बेटा जी। तो कुल कितने हो गए? देखो देखें, 5 + 4 + 4 = 13। ये आपके स्वर की हमने यहाँ पे डिफाइन किया स्वर को कि संस्कृत वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। स्वर को हमने अलग भागों में बांटा तो स्वर में ऋस्व, दीर्घ और संयुक्त स्वर बताए गए हैं। तो स्वर में ऋस्व स्वर 5 होते हैं, दीर्घ स्वर 4 होते हैं, जबकि संयुक्त स्वर वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। ऋस्व स्वर में होता है अ, ई, उ, री, लृ। अ, ई, उ, री, लृ। जबकि दीर्घ स्वर में होता है आ, ई, उ, री। यहाँ पर लृ का अभाव होता है। यहाँ पर संयुक्त स्वर होते हैं ए, आई, ओ, औ। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद अपन आगे चलते हैं, व्यंजन की बात कर लेते हैं। ठीक है,
अब व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन कितने बताए? 33 बताए हैं। अब ये 33 व्यंजन, जैसे हमने स्वर को 3-4 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, वैसे ही व्यंजन को भी हम अलग अलग भागों में बांटेंगे। तो यहाँ हम व्यंजन की बात करते हैं। व्यंजन, व्यंजन में भी 3 प्रकार के व्यंजन बताए गए हैं। व्यंजन में सबसे पहले बताया है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। दूसरा बताया गया है आपके अंतःस्थ व्यंजन। और तीसरा बताया गया है आपके ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन वर्ण। ठीक है जी। स्पर्श व्यंजनों की संख्या बताई गई है बेटा जी 25। अंतस्थ बताए गए हैं 4 और ऊष्म बताए गए हैं 4। देखो 25 और 4 29, 29 और 4 33, है ना। अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को सब समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि मैं शुद्ध हिंदी में ही बात कर रहा हूं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो देखिए। ये होते हैं आपका क वर्ग, च, ट, त और प, ये वर्ग हैं। अब इन वर्गों के अंतर्गत आने वाले वर्ण आपके स्कूल में आपको बता दिए गए होंगे, नहीं बताए तो मैं बता देता हूँ। क में आता है क, ख, ग, घ और ङ। फिर च, छ, ज, झ, ञ। फिर आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर आता है त, थ, द, ध, ध और न। फिर आता है आपके, मेरे साथ साथ बोलो, प, फ, ब, भ और म। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हमारी काउंटिंग 25 यानी 25 आ रही है, इसका मतलब ये सही है। आगे चलते हैं अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ होता है य, र, ल और व। क्या क्या होते हैं? य, र, ल, व। ये हो गए 4। और ये ऊष्म होते हैं स, 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 ह। स, 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 ह ऊष्म वर्ण माने गए हैं। तो ये भी हो गए 4। इस प्रकार से आपके व्यंजन जो 33 है वो भी हो जाते हैं। अब इसके बाद स्वर की बात हमने की। पहले स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं। स्वर 5 4 4 के भागों में बांटे गए हैं, जबकि व्यंजन 25 4 और 4 के भागों में बांटे गए हैं। अब आगे चलते हैं। इनके अतिरिक्त भी क्या वर्ण होते हैं क्या? इनके अलावा इनसे अलग भी कोई वर्ण होते हैं क्या? यदि इनसे अलग भी कोई वर्ण होते हैं तो वो कौन से होते हैं? वो होते हैं अयोगवाह। कौन से होते हैं? अयोगवाह। इनके अलावा एक वर्ण और होता है जिसको कहते हैं आप अयोगवाह। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है आपका अनुस्वार, दूसरा होता है आपका विसर्ग। ठीक है। अनुस्वार को इस तरीके से लिखा जाता है किसी के ऊपर, जैसे अंकित। ठीक है। तो ये जो है ये क्या है? अयोगवाह है। विसर्ग मतलब 2 बिंदी लगाई जाती है। कैसे? रामः। तो ये क्या है? अयोगवाह है। यहां तक समझ में आ गया होगा सबको? मिटा दूं क्या? चलिए मिटा देता हूं बेटा जी। अब आगे देखिए। आगे है कि पॉइंट नंबर 2 इसका दिया हुआ है कि सभी व्यंजन मूल रूप से हलंत होते हैं। जब इनमें कोई स्वर मिलाया जाता है तो उनमें हलंत का लोप हो जाता है और स्वर की मात्रा लग जाती है। बिल्कुल सही कहा। जो व्यंजन होते हैं ना, व्यंजन हमेशा हलंत होते हैं। हलंत, बिल्कुल। हलंत का मतलब क्या है? हलंत का मतलब होता है कि जैसे हमने ये क लिखा, इसके नीचे जो डंडा है, इस डंडे को क्या कहते हैं?
हलंत कहते हैं। इसका अर्थ होता है आधा वर्ण। क्या कहते हैं? आधा वर्ण। ठीक है। जब इसमें स्वर मिला दिया जाता है तो इसको पूर्ण मान लिया जाता है, और जब इसको लिखा जाता है तो इसमें जो स्वर मिलाया गया है उसकी मात्रा ही लगाई जाती है। जैसे क में लगाते हैं हम क प्लस अ बराबर क, पूरा हो गया। ठीक है। इसमें अ की मात्रा क्या लगाया गया? किसकी? अ की मात्रा। जैसे क प्लस आ बराबर हो गया आपका का, तो यहां पर क्या हो गया? आ की मात्रा लगाई गई है। ठीक है। क प्लस ई बराबर की, तो यहां पे मात्रा किसकी लगी? ई की मात्रा। जबकि क प्लस ई बराबर की, यहां पर क्या लगी? बड़ी ई की मात्रा। इस प्रकार से आपकी किताब में दे रखा है म प्लस ई बराबर मी, ग प्लस ई बराबर गी, क प्लस री बराबर क्री। तो इनमें सब में क्या है? मात्राएं लगाई गई है। आ गया समझ में? चलिए इसको मिटा देता हूं। अब बात करते हैं संयुक्त वर्ण क्या होते हैं। ठीक है। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? चलिए संयुक्त वर्णों के बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर अभी आज की क्लास में ही खत्म कर देंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है संस्कृत वर्णमाला के नाम से। चलिए देखो, संयुक्त वर्ण, वो संयुक्त स्वर वर्ण थे, ये संयुक्त व्यंजन वर्ण है। संयुक्त वर्ण। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जब दो वर्ण मिल जाए, मिलकर नए वर्ण का निर्माण करें। नए वर्ण का क्या करें? निर्माण करें। उसी संयुक्त वर्ण कहते हैं। कैसे? जैसे क में हमने श को मिलाया, दो वर्ण मिले, या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है। या दो से अधिक भी हो सकते हैं। यहां लिखते हैं या। अब इसमें हमने क्या मिलाया? आ मिला लेते हैं, या आ मिला लेते हैं। आ, तो ये जो शब्द है ये क्या बन जाएगा? शा। ये वाला शब्द देखा होगा आपने, कक्षा। तो ये क्या है? ये एक संयुक्त वर्ण है। क्या है बेटा जी? संयुक्त वर्ण है। जैसे त प्लस र प्लस अ, तो क्या बन जाएगा? त्र। तो ये हो जाएगा आपका छात्र। तो इसमें जो त्र है ये क्या है? संयुक्त वर्ण। समझ में आ रहा है? जैसे ज प्लस ञ प्लस आ बराबर ज्ञा बराबर ज्ञान। तो ये जो शब्द है ये क्या है? ये है आपका संयुक्त वर्ण। ठीक है बेटा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे वर्ण हैं जिनमें पहले आधा वर्ण मिले और उसके बाद भी कोई सा भी वर्ण मिलकर उसमें अंत में स्वर जुड़ जाता है, वो सब वर्ण संयुक्त वर्ण की श्रेणी में माने गए हैं। तो यहां पर जाकर के आपका संयुक्त वर्ण आता है। ठीक है। इसमें एक और हम कर सकते हैं, जैसे दिया हुआ है आपकी किताब में द प्लस य प्लस अ बराबर दिया, दिया बराबर विद्यालय। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आपका जो पॉइंट है अगला वो है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद का अर्थ ये होता है कि जब कोई वर्ण पूरा लिखा हुआ होता है तो हमें उस वर्ण को एक एक करके अलग अलग लिखना पड़ता है, उस शब्द को तोड़ के अलग अलग वर्णों में विभाजित करना पड़ता है। ठीक है। जब किसी शब्द के वर्णों को अलग अलग कर दिया जाए तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसमें अंत में आने वाला जो स्वर है वो अ है, ई है, ऊ है, वो कुछ भी हो सकता है, और जो अंत में जो स्वर होगा उसी को उसके अंत में आने वाला वर्ण कहा जाएगा। जैसे अंत में अ आया तो अकारांत कहा जाएगा,
आ आया तो आकारांत कहा जाएगा। जैसे देव, तो ये हो जाएगा द प्लस ए प्लस व प्लस अ। अब अंत में क्या आया, अ आने के कारण ये हो गया आपका अकारांत। ठीक है जी। जैसे गीता, गीता मतलब ग ई त आ, तो ये हो जाएगा आपका आकारांत। क्या हो जाएगा, आकारांत, त आ। ठीक है। जैसे साधु, जैसे स धन आ धन ध धन उ, तो ये हो जाएगा आपका अंत में उ आने कारण उकारांत। समझ में आ गया होगा। जैसे नदी, न प्लस अ प्लस द प्लस ई, तो ये हो जाएगा आपका ईकारांत। इस प्रकार आप जो है अन्य उदाहरण भी कर सकते हैं और आप इसका अभ्यास करेंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। वर्ण संयोग की बात करें तो वर्ण संयोग का मतलब होता है कि इसमें ये दिए हुए उत्तर ये बनाना होता है। जैसे द ए व ए, द ए बराबर दे व अ व, तो शब्द क्या बन जाएगा, देव बन जाएगा। वर्ण संयोग का मतलब विभिन्न वर्णों को क्रम से जोड़कर शब्द बनाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग कहते हैं। तो ये जब हमने देव किया तो इसको वर्ण विच्छेद कहा गया, जब हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया तो इसको वर्ण संयोग कहा गया। तो आशा करता हूं आज का ये पाठ आपको समझ में आया होगा। कल की क्लास में हम आएंगे संस्कृत शब्द परिचय के साथ। तब तक इंतजार आपका हमें आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।